आज 27 अगस्त 2025 को जब हम दक्षिण एशिया के रणनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं तो एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली। यह केवल एक हथियार प्रणाली नहीं है, बल्कि भारत की रक्षात्मक क्षमता में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। रूस से हासिल की गई यह प्रणाली भारत के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गई है जिसने पारंपरिक युद्ध के नियमों को फिर से परिभाषित कर दिया है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों में अनौपचारिक रूप से सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है, जो भगवान विष्णु के उस अचूक अस्त्र का प्रतीक है जो हर खतरे को नष्ट कर देता है। यह उपमा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास को दर्शाती है जो भारत की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व इस प्रणाली में रखती है। S-400 की तैनाती ने भारत को अपने पड़ोसी, विशेषकर पाकिस्तान के खिलाफ एक अभूतपूर्व रणनीतिक बेआरैचत प्रदान की है। पहले भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा काफी हद तक लड़ाकू विमानों के गश्ती दल और अपेक्षाकृत कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर निर्भर थी। यह व्यवस्था प्रभावी थी, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं। दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए उन्हें भारतीय सीमा के काफी अंदर तक आने का इंतजार करना पड़ता था। S-400 ने इस समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। अब भारत न केवल अपनी सीमाओं के भीतर, बल्कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भी गहरे तक किसी भी हवाई खतरे का पता लगा सकता है और उसे नष्ट कर सकता है, जो कि एक निवारक के रूप में काम करता है। यह प्रणाली केवल एक मिसाइल लॉन्चर नहीं है, बल्कि एक एकीकृत और स्वचालित रक्षा नेटवर्क है। इसमें शक्तिशाली रडार, कमांड पोस्ट और विभिन्न प्रकार की मिसाइलें शामिल हैं, जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। यह लड़ाकू विमानों, रणनीतिक बम वर्षकों, जासूसी विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से लेकर छोटे धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन तक लगभग हर प्रकार के हवाई लक्ष्य को भेद सकती है। इस प्रणाली ने भारत के रक्षा योजनाकारों को वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी, यह जानते हुए कि उनके शहरों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर एक अदृश्य और लगभग अभेद्य ढाल मौजूद है। इस प्रणाली का महत्व केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। पाकिस्तान के सैन्य योजनाकारों को अब यह पता है कि भारत पर किसी भी हवाई हमले की योजना बनाने से पहले उन्हें S-400 की अजेय क्षमता का सामना करना पड़ेगा। यह ज्ञान ही अपने आप में एक शक्तिशाली निवारक है, जो संघर्ष को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। भारत द्वारा S-400 की खरीद अमेरिकी C-ATSA प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद की गई, जो दर्शाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता देता है। यह निर्णय भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और अपनी रक्षा आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखने की प्रतिबद्धता का भी एक स्पष्ट प्रमाण है, जिसने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुका दिया है। S-400 ट्रायम्फ की शक्ति का रहस्य इसकी उन्नत तकनीकी क्षमताओं में निहित है, जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक बनाती है। इसकी नींव इसका शक्तिशाली रडार नेटवर्क है, जिसकी आंखें और कान के रूप में 91 N6E बिग बर्ड अधिग्रहण रडार काम करता है। यह रडार 600 किलोमीटर की आश्चर्यजनक दूरी तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है, चाहे वे लड़ाकू विमान हों या बैलिस्टिक मिसाइलें। इसका मतलब है कि भारत अपनी सीमा में बैठे हुए ही पाकिस्तान के प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले किसी भी विमान की निगरानी कर सकता है। यह रडार एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दुश्मन द्वारा किया गया कोई भी समन्वित हमला इसकी नजरों से बच नहीं सकता। एक बार जब बिग बर्ड रडार लक्ष्य का पता लगा लेता है, तो डेटा को 92 N6E ग्रेवस्टोन फायर कंट्रोल रडार को भेज दिया जाता है। यह रडार लक्ष्य पर सटीक निशाना साधता है और मिसाइल को मार्गदर्शन प्रदान करता है। S-400 की असली ताकत इसकी मिसाइलों की विविधता में है। यह प्रणाली अलग अलग दूरी और ऊंचाई के लिए 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करती है। सबसे लंबी दूरी की 40 N6E मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है, जबकि अन्य मिसाइलें कम और मध्यम दूरी पर विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों से निपटती हैं।
यह स्तरित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कोई भी हवाई खतरा, चाहे वह कितना भी तेज या छोटा क्यों न हो, बचकर निकल नहीं सकता। S-400 की एक और महत्वपूर्ण क्षमता इसकी तीव्र प्रतिक्रिया समय है। खतरे का पता चलने से लेकर मिसाइल लॉन्च करने तक पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। यह प्रणाली अत्यधिक गतिशील है, जिसका अर्थ है कि इसे कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है। यह क्षमता इसे दुश्मन के हमलों से बचाने में मदद करती है, क्योंकि इसकी स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। एक अकेली S-400 बैटरी एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है, जिसका अर्थ है कि यह दुश्मन के बड़े पैमाने पर किए गए हवाई हमलों या संतृप्ति हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकती है, जहां दुश्मन बड़ी संख्या में मिसाइलों और विमानों से रक्षा प्रणाली को भेदने की कोशिश करता है। इन सभी क्षमताओं का संयोजन S-400 को एक दुर्जेय रक्षा कवच बनाता है। यह सिर्फ एक रक्षात्मक हथियार नहीं है, बल्कि एक आक्रामक क्षमता भी प्रदान करता है। अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ S-400 दुश्मन के हवाई क्षेत्र में मौजूद हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमानों या ईंधन भरने वाले टैंकरों जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को भी निशाना बना सकता है। इन सहायक विमानों को नष्ट करके भारत दुश्मन की हवाई हमले करने की क्षमता को काफी हद तक पंगु बना सकता है। इस प्रकार S-400 न केवल भारतीय आसमान की रक्षा करता है, बल्कि युद्ध की दिशा को भारत के पक्ष में मोड़ने की क्षमता भी रखता है, जो इसे एक गेम चेंजर हथियार प्रणाली बनाता है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष S-400 प्रणाली के लिए पहली वास्तविक अग्नि परीक्षा थी। यह संघर्ष 22 अप्रैल 2025 को भारत प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए एक विनाशकारी आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और 7 से 10 मई के बीच दोनों देशों ने दशकों में सबसे भारी हवाई लड़ाई देखी। इसी संघर्ष के दौरान दुनिया ने पहली बार S-400 की परिचालन क्षमताओं का वास्तविक प्रदर्शन देखा। भारतीय वायुसेना के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा हवाई हमला शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन उनका सामना S-400 की अभेद्य दीवार से हुआ। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा बाद में जारी किए गए बयानों के अनुसार S-400 प्रणाली ने पाकिस्तानी हवाई हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। 9 अगस्त 2025 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 विमानों को मार गिराया था। इनमें 5 लड़ाकू जेट और एक बड़ा उच्च मूल्य वाला निगरानी विमान शामिल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें से अधिकांश अवरोधन S-400 प्रणाली द्वारा किए गए थे। यह प्रणाली न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सफल रही, बल्कि इसने अपनी आक्रामक क्षमता का भी प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस संघर्ष की सबसे उल्लेखनीय घटना एक पाकिस्तानी निगरानी विमान का अवरोधन था। भारतीय वायुसेना के अनुसार S-400 ने इस विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अंदर 300 किलोमीटर की दूरी पर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ये किसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल द्वारा दर्ज की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी की मार थी, जिसने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि S-400 केवल एक रक्षात्मक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गहरे तक हमला करने में भी सक्षम है। इसने पाकिस्तान के लिए एक नो फ्लाई जोन बना दिया, जिससे उनके विमानों के लिए अपनी सीमाओं के भीतर भी स्वतंत्र रूप से संचालन करना मुश्किल हो गया। हालांकि पाकिस्तान ने अपने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया और भारतीय दावों को प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन संघर्ष के बाद के विश्लेषणों ने S-400 के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को उजागर किया। भले ही सटीक संख्या पर बहस हो, लेकिन यह स्पष्ट था कि S-400 की उपस्थिति ने पाकिस्तानी वायुसेना की परिचालन योजनाओं को गंभीर रूप से बाधित कर दिया था। उन्हें अपने विमानों को
S-400 की पहुंच से दूर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो गई। मई 2025 के संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि S-400 ट्रायम्फ ने भारत को एक ऐसी निर्णायक बराच दे दी है जिसने दक्षिण एशिया में हवाई युद्ध की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया है। S-400 ट्रायम्फ निस्संदेह भारत की वायु रक्षा का सबसे शक्तिशाली घटक है, लेकिन यह अकेला नहीं है। भारत के रक्षा योजनाकारों ने बुद्धिमानी से यह समझा है कि किसी भी एकल प्रणाली पर निर्भर रहना, चाहे वह कितनी भी उन्नत क्यों न हो, एक जोखिम भरी रणनीति है। इसलिए S-400 को एक व्यापक, बहुस्तरीय और एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के केंद्र में रखा गया है। यह नेटवर्क एक किले की दीवारों की तरह है, जिसमें कई परतें होती हैं। यदि दुश्मन पहली दीवार को भेदने में सफल हो भी जाता है, तो उसे अगली और फिर उससे अगली दीवार का सामना करना पड़ता है। S-400 इस किले की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत दीवार है, लेकिन इसके पीछे भी सुरक्षा की कई परतें मौजूद हैं। इस बहुस्तरीय रक्षा की पहली परत S-400 द्वारा प्रदान की जाती है, जो 400 किलोमीटर तक लंबी दूरी के खतरों से निपटती है। इसके बाद मध्यम दूरी की रक्षा का जिम्मा आता है, जिसे भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली और इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित बराक 8 प्रणाली संभालती है। बराक 8, जिसे LRSAM भी कहा जाता है, 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं आकाश प्रणाली एक विश्वसनीय और सिद्ध हथियार है, जो कम ऊंचाई वाले खतरों से निपटने में माहिर है। ये प्रणालियां S-400 के पूरक के रूप में काम करती हैं और उन खतरों को संभालती हैं जो किसी तरह S-400 की लंबी दूरी की निगरानी से बच निकलते हैं। इसके अलावा भारत ने एक समर्पित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम भी विकसित किया है। इसमें 2 मुख्य घटक शामिल हैं: पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस। PAD प्रणाली वायुमंडल के बाहर लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। यदि कोई मिसाइल इस पहली परत को पार कर जाती है, तो AAD प्रणाली उसे वायुमंडल के भीतर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर देती है। S-400 की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी क्षमताओं के साथ मिलकर यह दोहरी BMD ढाल भारत को परमाणु या पारंपरिक मिसाइल हमलों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। इस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका से NASAMS-2 जैसी कम दूरी की प्रणालियों को भी शामिल किया है, जो विशेष रूप से दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात है। इन सभी अलग अलग प्रणालियों को भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से एक साथ जोड़ा गया है। यह नेटवर्क विभिन्न रडारों से आने वाले डेटा को एकत्रित करता है और एक समग्र हवाई तस्वीर बनाता है, जिससे कमांडरों को खतरे का आकलन करने और सबसे उपयुक्त हथियार प्रणाली का उपयोग करके उसे बेअसर करने में मदद मिलती है। यह एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भारत का हवाई रक्षा कवच सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि बुद्धिमान और लचीला भी है। S-400 की तैनाती ने निस्संदेह पाकिस्तान के सैन्य योजनाकारों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन वे चुप नहीं बैठे हैं। किसी भी उन्नत रक्षा प्रणाली की तरह S-400 की भी अपनी कमजोरियां हैं और पाकिस्तान इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए विभिन्न तकनीकी और सामरिक उपायों पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे प्रमुख रणनीतियों में से एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का उपयोग है। इसका उद्देश्य S-400 के शक्तिशाली रडारों को अंधा या भ्रमित करना है। चीन से प्राप्त Y-8EW विमान या J-16D जैसे इलेक्ट्रॉनिक हमलावर विमानों का उपयोग करके पाकिस्तान S-400 के रडारों पर शक्तिशाली जैमिंग सिग्नल प्रसारित कर सकता है, जिससे रडार ऑपरेटरों के लिए वास्तविक लक्ष्यों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। एक और रणनीति संतृप्ति हमला यानी सैचुरेशन अटैक है। S-400 एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकता है, लेकिन इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या सीमित होती है। पाकिस्तान इस सीमा का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए वह एक ही समय में बड़ी संख्या में ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से हमला कर सकता है।
इस रणनीति का उद्देश्य S-400 प्रणाली पर इतने लक्ष्य थोप देना है कि वह उन सभी से निपट न सके और उसकी मिसाइलें समाप्त हो जाएं। इस तरह के हमले में भले ही S-400 दर्जनों खतरों को नष्ट कर दें, कुछ मिसाइलें या ड्रोन रक्षा कवच को भेद कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह एक महंगी रणनीति है, लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पाकिस्तान कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों का भी उपयोग कर सकता है, जैसे कि बाबर और राद। ये मिसाइलें जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर लगभग 10 से 15 मीटर उड़ती हैं और इलाके की बनावट, जैसे कि पहाड़ियों और घाटियों, का अनुसरण करती हैं। रडार सीधी रेखा में काम करते हैं, इसलिए पृथ्वी की वक्रता और भूभाग की बाधाएं उनके लिए अंधे धब्बे बना सकती हैं। कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में ये मिसाइलें S-400 के रडार की पकड़ में आने से बच सकती हैं और चुपके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील्थ तकनीक वाले ड्रोन और विमान विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS बहुत कम होता है, जिससे उन्हें रडार पर पहचानना मुश्किल हो जाता है। अंत में एक सीधी हमले की रणनीति भी है। पाकिस्तान चीनी सहायता से प्राप्त CM-400 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। ये मिसाइलें विशेष रूप से दुश्मन के रडार सिग्नलों को खोजकर उन पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जैसे कि JF-17 S-400 की सीमा के बाहर से इन मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं, जो सीधे S-400 के बिग बर्ड या ग्रेवस्टोन रडार को निशाना बना सकती है। यदि रडार नष्ट हो जाता है तो पूरी S-400 बैटरी बेकार हो जाएगी। मई 2025 के संघर्ष के बाद पाकिस्तानी विश्लेषकों ने दावा किया था कि उन्होंने इसी रणनीति का उपयोग करके आदमपुर में S-400 के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया था। हालांकि भारत ने इन दावों का खंडन किया। ये सभी रणनीतियां दर्शाती हैं कि हवाई रक्षा एक निरंतर बिल्ली और चूहे का खेल है। जिस तरह पाकिस्तान S-400 को मात देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी EW की तैयारी कर रहा है, उसी तरह S-400 को भी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति उपाय, जिसे ECCM कहा जाता है, क्षमताएं उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी इसकी मिसाइलें। S-400 की सबसे बड़ी ECCM ताकत इसका बहुबैंड रडार सिस्टम है। ये प्रणाली केवल एक प्रकार की रडार आवृत्ति पर निर्भर नहीं रहती है, जिसे जाम करना आसान हो सकता है। इसके बजाय यह विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करती है। लंबी दूरी की खोज के लिए यह L बैंड यानी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज का उपयोग करता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए S बैंड यानी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज और सटीक फायर कंट्रोल के लिए X बैंड यानी 8 से 12 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करता है। यह बहुबैंड दृष्टिकोण दुश्मन के जैमिंग प्रयासों को बेहद जटिल बना देता है। एक जैमर जो L बैंड को जाम करने में प्रभावी है, वह S बैंड या X बैंड के खिलाफ अप्रभावी हो सकता है। दुश्मन को S-400 को पूरी तरह से जाम करने के लिए एक साथ कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर जैमिंग करनी होगी, जो तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण और महंगा है। इसके अलावा S-400 प्रणाली अपने विभिन्न रडार घटकों को एक बड़े क्षेत्र में फैला सकती है। इसका मतलब है कि अधिग्रहण रडार, फायर कंट्रोल रडार और लॉन्चर एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर हो सकते हैं, जो उन्हें एक ही हमले में नष्ट होने से बचाता है और दुश्मन के लिए सभी घटकों को एक साथ जाम करना और भी मुश्किल बना देता है। S-400 की एक और उन्नत ECCM तकनीक सेंसर फ्यूजन है। यह प्रणाली न केवल अपने स्वयं के रडारों से डेटा लेती है, बल्कि यह अन्य स्रोतों जैसे कि लड़ाकू विमानों, एवैक्स विमानों और नेबोएम जैसे अन्य ग्राउंड आधारित रडारों से भी डेटा को एकीकृत कर सकती है। यदि दुश्मन S-400 के मुख्य खोज रडार को जाम करने में सफल हो भी जाता है, तो सिस्टम नेटवर्क में मौजूद किसी अन्य रडार से लक्ष्य डेटा प्राप्त कर सकता है और अपना काम जारी रख सकता है। यह विकेंद्रीकृत और नेटवर्क केंद्रित दृष्टिकोण प्रणाली को अत्यधिक लचीला और जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। यह एक टीम की तरह काम करता है, जहां अगर एक खिलाड़ी को रोक दिया जाए तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। अंत में S-400 के रडार लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी LPI तरंगों का उपयोग करते हैं।
ये रडार सिग्नल इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उन्हें दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक खुफिया रिसीवरों द्वारा पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। वे पृष्ठभूमि के शोर में घुल मिल जाते हैं, जिससे दुश्मन को यह पता ही नहीं चलता कि उन पर रडार द्वारा नज़र रखी जा रही है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। इसके साथ ही प्रणाली में फुर्तीली बीम स्टीयरिंग जैसी तकनीकें भी हैं, जो रडार बीम को बहुत तेज़ी से एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर केंद्रित कर सकती हैं, जिससे जैमर को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। ये सभी क्षमताएं मिलकर S-400 को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। S-400 की इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा का एक सबसे परिष्कृत पहलू आवृत्ति हॉपिंग यानी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग नामक तकनीक है। यह एक ऐसी चालाक विधि है जिसका उपयोग रडार को दुश्मन की जैमिंग से बचाने के लिए किया जाता है। इसे समझने के लिए जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से एक भीड़ भरे शोर वाले कमरे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी बातचीत को सुनना चाहता है और उसमें बाधा डालना चाहता है। अगर आप एक ही आवाज में लगातार बोलते रहेंगे तो वह व्यक्ति आसानी से आपकी आवाज की नकल करके या उसी पिच पर शोर मचाकर आपकी बातचीत को बाधित कर सकता है। लेकिन अगर आप हर कुछ सेकंड में अपनी आवाज का लहजा बदलते रहें, कभी ऊंचा कभी नीचा, तो उसके लिए आपकी नकल करना या आपको बाधित करना लगभग असंभव हो जाएगा। आवृत्ति हॉपिंग भी ठीक इसी तरह काम करती है। S-400 का 91N6E बिग बर्ड रडार एक ही आवृत्ति पर लगातार सिग्नल नहीं भेजता है। इसके बजाय यह हर पल्स के साथ अपनी ऑपरेटिंग आवृत्ति को एक पूर्व निर्धारित यादृच्छिक पैटर्न में मिलीसेकंड के भीतर बदलता रहता है। यह एक विस्तृत बैंडविड्थ लगभग 400 मेगाहर्ट्ज पर हजारों अलग अलग आवृत्तियों के बीच कूदता रहता है। दुश्मन का जैमर, जो एक विशिष्ट आवृत्ति को जाम करने की कोशिश कर रहा होता है, जब तक उस आवृत्ति का पता लगाता है और उस पर जैमिंग सिग्नल भेजता है, तब तक S-400 का रडार पहले ही एक नई आवृत्ति पर कूद चुका होता है। यह जैमर को हमेशा एक कदम पीछे रखता है, जिससे जैमिंग लगभग अप्रभावी हो जाती है। इस तकनीक में एक और जटिलता डॉपलर शिफ्ट से आती है। जब रडार सिग्नल किसी गतिमान वस्तु जैसे लड़ाकू विमान से टकराकर वापस आता है, तो उसकी आवृत्ति थोड़ी बदल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी ओर आती एम्बुलेंस का सायरन ऊंचा और दूर जाती एम्बुलेंस का सायरन नीचा सुनाई देता है। आवृत्ति हॉपिंग सिस्टम को यह सुनिश्चित करना होता है कि डॉपलर शिफ्ट के कारण बदली हुई आवृत्ति अगली हॉप आवृत्ति के साथ ओवरलैप न हो जाए, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। इसके लिए प्रत्येक हॉप आवृत्ति के बीच एक गार्ड बैंड या एक सुरक्षात्मक खाली जगह छोड़ी जाती है। यह गार्ड बैंड सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सिग्नल साफ सुथरा रहे और दूसरे में हस्तक्षेप न करे। यह गार्ड बैंड एक दोधारी तलवार है। यह सिग्नल की विश्वसनीयता को तो बढ़ाता है, लेकिन उपलब्ध स्पेक्ट्रम का कम कुशलता से उपयोग करता है। S-400 के डिजाइनर इस संतुलन को साधने में माहिर हैं। वे जटिल मॉडुलन तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि 64 QAM, जो प्रत्येक सिग्नल में अधिक जानकारी पैक कर सकता है। हालांकि ये तकनीकें हस्तक्षेप के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इसीलिए सिस्टम को वास्तविक समय में सिग्नल टू नॉइज अनुपात यानी SNR और डॉपलर शिफ्ट का आकलन करना होता है और उसके अनुसार अपनी हॉपिंग रणनीति और मॉडुलन को समायोजित करना होता है। यह निरंतर अनुकूलन S-400 को सबसे उन्नत जैमिंग तकनीकों के सामने भी प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देता है, जो इसे सचमुच एक बुद्धिमान रक्षा प्रणाली बनाता है। S-400 ट्रायम्फ निस्संदेह एक असाधारण रूप से सक्षम वायु रक्षा प्रणाली है, लेकिन कोई भी हथियार प्रणाली अचूक नहीं होती। सुदर्शन चक्र की उपाधि के बावजूद S-400 की भी अपनी परिचालन सीमाएं और कमजोरियां हैं, जिन्हें भारत के रक्षा योजनाकारों को ध्यान में रखना होगा। इसकी सबसे पहली और स्पष्ट सीमा इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों की सीमित संख्या है। प्रत्येक लॉन्चर में केवल 4 मिसाइलें होती हैं और एक पूरी बैटरी में आमतौर पर 8 से 12 लॉन्चर होते हैं। हालांकि यह संख्या काफी है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर किए गए संतृप्ति हमले के सामने यह अपर्याप्त साबित हो सकती है, जहां दुश्मन सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों का एक साथ उपयोग करता है। मिसाइलों को फिर से लोड करने में समय लगता है और इस दौरान प्रणाली कमजोर हो सकती है।
दूसरी कमजोरी इसकी रडार की भौतिक सीमाओं से जुड़ी है। S-400 के रडार सीधी रेखा में काम करते हैं और पृथ्वी की वक्रता के कारण बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को लंबी दूरी पर नहीं देख सकते। इसे रडार होराइजन कहा जाता है। पाकिस्तान की बाबर और रात जैसी क्रूज मिसाइलें जो भूभाग का अनुसरण करते हुए बहुत नीचे उड़ती हैं, इस कमजोरी का फायदा उठा सकती हैं। खासकर पहाड़ी या ऊबड़-खाबड़ इलाकों में ये मिसाइलें रडार की पकड़ में आने से बच सकती हैं और अंतिम क्षणों में ही दिखाई दे सकती हैं, जिससे प्रतिक्रिया का समय बहुत कम हो जाता है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए हवाई एवैक्स विमानों और एकीकृत नेटवर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक अंतर्निहित चुनौती बनी रहती है। तीसरी चुनौती प्रणाली की गतिशीलता से जुड़ी है। हालांकि S-400 को एक मोबाइल सिस्टम के रूप में विज्ञापित किया जाता है, लेकिन एक पूरी बैटरी को, जिसमें कई वाहन, रडार, कमांड पोस्ट और लॉन्चर शामिल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। स्थानांतरण के दौरान जब सिस्टम को पैक किया जा रहा होता है या तैनात किया जा रहा होता है, तो यह दुश्मन के हमले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। मई 2025 के संघर्ष के बाद पाकिस्तानी विश्लेषकों ने दावा किया था कि उन्होंने S-400 के घटकों को तब निशाना बनाया जब वे अपनी स्थिति बदल रहे थे। यह साबित करता है कि प्रणाली की गतिशीलता एक ताकत होने के साथ साथ एक कमजोरी भी हो सकती है यदि इसका प्रबंधन ठीक से न किया जाए। अंत में भारत के विविध वायु रक्षा नेटवर्क के एकीकरण की चुनौती है। S-400 को बराक 8, आकाश और NASAMS-2 जैसी विभिन्न मूल की प्रणालियों के साथ काम करना है। इन सभी प्रणालियों को एक सहज और सामंजस्यपूर्ण नेटवर्क में एकीकृत करना, ताकि वे बिना किसी गड़बड़ी के डेटा साझा कर सकें और एक साथ काम कर सकें, एक बहुत बड़ी तकनीकी और सॉफ्टवेयर चुनौती है। कोई भी संचार विफलता या इंट्रोऑपरेबिलिटी का मुद्दा नेटवर्क में खतरनाक अंतराल पैदा कर सकता है, जिसका दुश्मन फायदा उठा सकता है। इसलिए S-400 की वास्तविक प्रभावशीलता केवल इसकी अपनी क्षमताओं पर ही नहीं, बल्कि भारत की इस जटिल सिस्टम ऑफ सिस्टम्स को सफलतापूर्वक एकीकृत करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का भारतीय शस्त्रागार में शामिल होना निस्संदेह भारत की रक्षात्मक क्षमताओं में एक युगांतकारी क्षण है। इसने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक स्पष्ट और निर्णायक रणनीतिक बढ़त प्रदान की है, जिससे हवाई युद्ध के समीकरण मौलिक रूप से बदल गए हैं। इसकी 400 किलोमीटर की मारक क्षमता, विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से निपटने की बहुमुखी प्रतिभा और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रति उपायों ने भारत के आसमान पर एक अभूतपूर्व सुरक्षा कवच डाल दिया है। मई 2025 के संघर्ष ने, भले ही इसके परिणाम विवादित रहे हों, दुनिया को इस प्रणाली की क्षमता की एक झलक दिखाई और यह स्थापित किया कि S-400 केवल कागजों पर ही नहीं, बल्कि रणभूमि में भी एक दुर्जेय शक्ति है। यह प्रणाली भारत के लिए एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करती है। अब कोई भी संभावित विरोधी, खासकर पाकिस्तान, भारत के खिलाफ किसी भी हवाई दुस्साहस की योजना बनाने से पहले 2 बार सोचेगा। S-400 की मौजूदगी दुश्मन के सैन्य योजनाकारों के मन में अनिश्चितता और भय पैदा करती है, जो संघर्ष को शुरू होने से पहले ही टाल सकता है। ये केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक उपकरण भी है जो शांति बनाए रखने में मदद करता है। भारत द्वारा इसे अन्य स्वदेशी और विदेशी प्रणालियों के साथ एक बहुस्तरीय नेटवर्क में एकीकृत करने का दृष्टिकोण एक परिपक्व और दूरदर्शी रक्षा रणनीति को दर्शाता है, जो किसी एक प्रणाली पर निर्भरता के जोखिम को कम करता है। हालांकि जैसा कि हमने देखा है, S-400 कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसकी अपनी सीमाएं हैं, जैसे संतृप्ति हमलों और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों के खिलाफ संभावित भेद्यता। रक्षा और आक्रमण की तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं। पाकिस्तान और चीन निस्संदेह S-400 को मात देने के लिए नई रणनीतियों और तकनीकों, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ ड्रोन झुंड और अधिक परिष्कृत जैमिंग पॉड्स पर काम करना जारी रखेंगे। इसलिए भारत को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे अपनी वायु रक्षा प्रणाली को लगातार उन्नत करना होगा,
अपने नेटवर्क को और मजबूत करना होगा और भविष्य के खतरों का अनुमान लगाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना होगा। अंततः S-400 ने भारत की सुरक्षा में एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जिसने देश को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाया है। इसने भारत को अपनी शर्तों पर क्षेत्रीय स्थिरता को आकार देने की अधिक क्षमता प्रदान की है। लेकिन यह अध्याय का अंत नहीं है। भविष्य की चुनौतियां वास्तविक हैं और उनके लिए निरंतर सतर्कता, नवाचार और रणनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी। सुदर्शन चक्र ने भारत को एक शक्तिशाली ढाल प्रदान की है, लेकिन इस ढाल को प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत के रक्षा प्रतिष्ठान के कंधों पर है, क्योंकि सुरक्षा की दौड़ में कोई अंतिम रेखा नहीं होती।